हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस के बारे में। तो स्क्यूनेस क्या होता है स्टूडेंट? तो स्क्यूनेस जो है हमें ये बताता है कि जो गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम उसका ग्राफ बनाते तो उसमें जो डेटा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता या डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल होता। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो किस तरफ डेटा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता, राइट साइड या लेफ्ट साइड कर्व के डेटा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमको स्क्यूनेस बता देगा ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन हो उसका हमको लैक ऑफ सिमेट्री जो है वो मेजर करके बताता है स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस से हम लोग एक्चुअली लैक ऑफ सिमेट्री को मेजर करते हैं। ओके, अब सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास कोई एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन था, उसको जब आप कर्व ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किए तो जो आपको कर्व मिला वो कुछ इस तरीके का मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि अगर इसके हाईएस्ट पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें, इसके हाईएस्ट पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये कर्व बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यानी कि जितना एरिया इधर है इतना एरिया इधर भी है। तो इस तरह के कर्व को हम सिमेट्रिकल कहते हैं। तो स्क्यूनेस आपको बिना कर्व बनाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बता देगा कि अगर कर्व बनेगा तो वो कितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा। अगर सिमेट्रिकल होगा तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि आपको ग्राफ जो है कुछ इस तरह से मिलेगा। इस तरह से अगर आपको कर्व मिल रहा है, यानी कि अगर इसके हाईएस्ट पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इधर का एरिया ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस एरिया, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें जो डेटा है वो लेफ्ट साइड ज्यादा है और राइट साइड कम है। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक आपको कौन बताएगा? स्क्यूनेस बताएगा, बिना ग्राफ आपको ड्रॉ किए हुए। ओके, तो चलिए इसको हम लोग मेजर करेंगे। तो कैसे स्क्यूनेस को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि ये मेजरिंग टूल है। तो कार्ल पियर्सन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मेजर ऑफ स्क्यूनेस को डिफाइन किया कि इसको कैसे मेजर किया जाए। तो कार्ल पियर्सन ने प्रपोज किया कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस टू डिस्क्राइब द लैक ऑफ सिमेट्री। किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिकल है या कुछ लैक ऑफ सिमेट्री है उसके अंदर, ये बताने के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने प्रपोज किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूज किया मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिफाइन किया। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस डिफाइन होता है एस के, विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गिवन बाय मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अगर मान लेते हैं किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, मोड ढंग से डिफाइन नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम लोग अर्लियर देख चुके हैं। तो उस कंडीशन में जो स्क्यूनेस कोफिशिएंट वो होगा 3 इंटू मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस कोफिशिएंट से हमको क्या पता चलेगा? तो अगर कोफिशिएंट का वैल्यू 0 आता है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है इट इंडिकेट परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वैल्यू 0 आ जाता है तो हमारा जो गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हम कह सकते हैं कि वह परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। यानी कि उस कंडीशन में मीन, मीडियन, मोड तीनों आपका बराबर रहेगा। अगर एसके का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इट इंडिकेट पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। क्या होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। पॉजिटिवली स्क्यूड कहने का मतलब है, पॉजिटिवली स्क्यूड कहने का मतलब ज्यादातर डेटा किधर होगा? राइट साइड होगा। तो ये क्या है? ये है पॉजिटिवली स्क्यूड। क्या है? पॉजिटिवली
skewed distribution, positively skewed distribution. ओके, नेक्स्ट क्या आता है, अगर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, इट इंडिकेट नेगेटिवली, पॉजिटिवली नहीं होगा, इसको चेंज कर लीजिए, बाय मिस्टेक लिखा गया है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मीन छोटा होगा मीडियन से और मोड से, मीन जो है मीडियन और मोड दोनों से छोटा होगा। ओके, तो ये है आपका नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये है आपका परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर क्या है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड है। अब ये जो कोफिशिएंट निकालने का तरीका है, ये स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए होता है। ओके, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में जिस तरह से हम लोग डेटा देते हैं, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, उसके लिए कोफिशिएंट निकालना हो यानी कि स्क्यूनेस निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो हम लोग मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो मूवमेंट्स के केस में अगर स्क्यूनेस कोफिशिएंट को डिफाइन किया जाए तो बीटा 1 से हम उसको डिफाइन करते हैं। बीटा 1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या स्क्यूनेस कोफिशिएंट, जो कि इक्वल टू होता है μ3 का होल स्क्वायर बटा में μ2 का होल स्क्वायर। μ3 क्या है, तो थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन, क्या है, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन बटा में μ2 क्या है, सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन, जिसको कि वेरिएंस भी कहते हैं, अबाउट मीन। और यही क्या होता है, ये होता है वेरिएंस, ये क्या होता है, वेरिएंस। तो सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन का होल क्यूब और थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन का होल स्क्वायर, इसका जो रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं स्क्यूनेस कोफिशिएंट। तो ये मूवमेंट्स के टर्म में डिफाइन किया गया है। अब देखो, दिक्कत यह है कि अगर आप बीटा 1 से वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, यानी कि 0 से छोटा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे है वेरिएंस, वेरिएंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसका क्यू करिएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऊपर में है थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन, ये नेगेटिव आ सकता है, लेकिन चूंकि आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव रहेगा। यानी कि बीटा 1 से आपको ये तो कंपैरिजन हो जाएगा कि दो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा ज्यादा सिमेट्रिकल है, कौन सा ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो डेटा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है कि निगेटिवली स्क्यूड है, क्योंकि यहां पर साइन आपको नहीं मिलेगा। तो साइन कैसे मिलेगा, साइन मिलेगा गामा 1 से। ये क्या है, गामा 1। गामा 1 होता है प्लस माइनस रूट अंडर बीटा 1, प्लस माइनस रूट अंडर बीटा 1, यानी इसी का रूट निकाल लेते हैं तो फाइनल वैल्यू आता है μ3 बाय सिग्मा क्यू, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यू, और μ3 यानी कि थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन। अब यहां पर μ3 जो है डिसाइड करेगा कि जो गामा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ओके, तो यहां पर μ3 डिसाइड करेगा। तो हम लोग ज्यादातर इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं अगर हमें यह जानना हो कि जो हमारा डेटा है वो सिमेट्रिकल है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। ओके, अब बीटा के लिए कंडीशन क्या है, तो बीटा के लिए जो कंडीशन है स्टूडेंट वो भी यही है कि इफ बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा 1 इज इक्वल टू 0 या गामा 1 इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल है। अगर हमारे पास गामा 1 लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है,
और अगर गामा 1 ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब है कि जो हमारा गिवन डेटा है वह नेगेटिवली स्क्यूड है। ओके, नेगेटिवली स्क्यूड है, सॉरी, ये ग्रेटर देन 0 ये होगा और ये ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा फॉर नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड कहने का मतलब है लेफ्ट साइड जो है वो आपका डेटा ज्यादा है, पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब राइट साइड जो है वो आपका डेटा ज्यादा है। यहां पर देख सकते हो कि जो मीन है वो मीडियन और मोड, मीन जो है यहां पर वो आपका मीडियन और मोड दोनों से इस साइड लाई करता है, और यहां पर जो मीन है वो आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड लाई कर रहा है फॉर मीडियन एंड मोड से। तो मीडियन और मोड से मीन जो है कम होता है, यहाँ मीन ज्यादा होता है मीडियन और मोड से। ओके, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर बीटा 1 भी है ग्रेटर देन 0, हालांकि बीटा 1 आता नहीं है, बहुत सारे बुक्स में मेंशन तो कर देता है, लेकिन बीटा 1 जो है वो आपको कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा या तो 0 मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलता है। ओके, तो आपको पॉजिटिवली स्क्यूड पता चल जाएगा, लेकिन आपको नेगेटिवली स्क्यूड है कि नहीं है ये आपको पता नहीं चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुर्टोसिस। कुर्टोसिस क्या होता है? तो कुर्टोसिस आपको यह बताता है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ग्राफ कितना पीक्ड है या कितना फ्लैट है। तो ये लैक ऑफ फ्लैटनेस या मेजर ऑफ फ्लैटनेस होता है। तो जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है डेटा सेट का, उसमें कितना फ्लैटनेस है ये कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है कुर्टोसिस से। ओके, तो यहां पर हम लोग ये पढ़े स्क्यूनेस में कि हमको ये पता चलेगा कि कर्व किधर टिल्ट है। ओके, ये क्या है? ये एक्चुअली आपको टिल्टनेस ही बता रहा है, किधर ज्यादा पॉइंट है और किधर कर्व पॉइंट है। तो कर्व किधर टिल्ट है आप देख सकते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड में कर्व जो है मेरे राइट हैंड साइड टिल्ट है, और पॉजिटिवली स्क्यूड में कर्व जो है मेरे लेफ्ट हैंड साइड टिल्ट है। ज्यादा पॉइंट जो है इसमें राइट हैंड साइड है, ज्यादा पॉइंट इसमें लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो ये एक्चुअली आपको टिल्टनेस ही बता रहा है, और जो कुर्टोसिस हम देखेंगे उसमें आपको बताएगा फ्लैटनेस या पीक्डनेस, यानी कि ग्राफ कितना कितना उसमें टिल्टनेस है, ठीक है, कितना, सॉरी टिल्टनेस बोल रहे हैं, कितना उसमें पीक्डनेस है, कितना वो हाइट पकड़ रहा है, या कितना ग्राफ फ्लैट है, कितना वो नीचे दब रहा है। ये चीज आपको कौन बताता है? कुर्टोसिस बताता है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी मेजर कैसे करते हैं? तो इसको हम लोग मेजर करते हैं बाय यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस। तो हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस को फाइंड आउट करते हैं, जो कि अगेन किनके द्वारा प्रपोज किया गया है? तो मैथमेटिशियन कार्ल पियर्सन के द्वारा प्रपोज किया गया है, जिसमें कि जो कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस होता है वो हमें मेजर करके बताता है द फ्लैटनेस इन टर्म्स ऑफ मोमेंट। तो इसको हम लोग मोमेंट के टर्म में मेजर करते हैं, और जो कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस होता है स्टूडेंट उसको हम बीटा 2 लिखते हैं। बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर, यानी कि फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन बटा में सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का होल स्क्वायर। अब देखो बीटा 2 का वैल्यू ये फाइंड आउट किया गया है कि बीटा 2 का वैल्यू जब 3 के बराबर होता है तो जो हमारा कर्व बनता है वो बिल्कुल एक बेल शेप्ड कर्व होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल कर्व देखते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हम लोग देखते हैं वो परफेक्टली बेल शेप्ड होता है। तो जब बीटा का वैल्यू 3 के बराबर आता है तभी जो कर्व बनेगा वो हमारा बेल शेप्ड कर्व होगा, और हम उसको मान के चलते हैं कि ये एक परफेक्ट नॉर्मल कर्व है, और हम लोग जो हमारा कर्व है उसको हम इसी नॉर्मल कर्व से कंपेयर करेंगे। तो हम नॉर्मल कर्व को एज एन आइडियल मान के चलते हैं, और ये मानते हैं कि अगर नॉर्मल कर्व से ऊंचा कर्व अगर बन रहा है तो यानी कि जो हमारा गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पीक्डनेस है, उसमें उस डेटा में ऊंचाई ज्यादा है, और अगर उस नॉर्मल कर्व से नीचे कर्व बन रहा है तो हम ये मान के चलते हैं
कि जो हमारा डेटा है उसमें फ्लैटनेस है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसमें फ्लैटनेस है। तो हम यहां पर जो मेजरमेंट करेंगे वो रिलेटिव टू दैट ऑफ नॉर्मल कर्व करते हैं। ओके, तो जब बीटा का वैल्यू 3 के बराबर होगा तो जो हमारा कर्व होगा वो परफेक्टली बेल शेप्ड कर्व बनेगा, बिल्कुल नॉर्मल कर्व की तरह, और उस कर्व को हम बोलते हैं मेसोकोटिक। ओके, उस कर्व को क्या बोलते हैं? मेसोकोटिक कर्व। तो बीटा 2 जब 3 के बराबर होगा तो हमारा कर्व कैसा आएगा? मेसोकोटिक कर्व आएगा। और एक और कोफिशिएंट हम यहां पर बना सकते हैं, गामा 2। ओके, ये भी आपका कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस ही कहलाता है, जिसमें कि बीटा 2 में से 3 घटा देंगे, यानी कि जब गामा 2 0 होगा तब आपका एक परफेक्ट बेल शेप कर्व बनेगा, क्योंकि बीटा 2 में से हम 3 घटा दे रहे हैं। तो वैसे कर्व को, एक परफेक्ट बेल शेप कर्व को हम क्या कहते हैं? मेसोकोटिक। उसके बाद अगर बीटा 2 3 से कम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कर्व है वो बहुत ज्यादा फ्लैट बन रहा है, यानी कि फ्लैट देन नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व से बहुत ज्यादा फ्लैट है अगर बीटा 2 का वैल्यू 3 से कम आ रहा है, यानी कि गामा 2 का वैल्यू 0 से कम आ रहा है। वैसे कर्व को हम बोलेंगे प्लेटिकोटिक। ओके, वैसे कर्व को क्या बोलेंगे? प्लेटिकोटिक। और जब बीटा 2 का वैल्यू 3 से ज्यादा आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो कर्व है उसमें ज्यादा पीक्डनेस है, पीकनेस मतलब ऊंचाई ज्यादा है देन नॉर्मल कर्व, और वैसे कर्व को हम बोलते हैं लेप्टोकोटिक। ओके, तो यही होता है मेसोकोटिक, प्लेटोकोटिक और लेप्टोकोटिक। मेसोकोटिक जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, इसी को हम स्टैंडर्ड मान करके चलते हैं। तो अब देखिए यहां पर जो आपका मेसोकोटिक कर्व है वो ये है, यहां पर जो बीटा 2 का वैल्यू है इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3 है, यानी कि जो गामा 2 है उसका वैल्यू इक्वल टू 0 है, और इस कर्व को बोलते हैं मेसोकोटिक। ओके, और ये जो रेड वाला कर्व देख रहे हैं यहां पर क्या है? तो यहां पर बीटा 2 का जो वैल्यू है, बीटा 2 का वैल्यू जो है वो आपका है ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, यानी कि जो गामा 2 है वो है आपका ग्रेटर देन 0, और ऐसे कर्व को बोलते हैं, ऐसे कर्व को बोलते हैं लेप्टोकोटिक। और लास्ट है हमारा प्लेटोकोटिक, यानी कि जो नीचे वाला, ये जो ग्रीन वाला कर्व देख रहे हैं यहां पर बीटा 2 का वैल्यू लेस देन 3 है, गामा 2 भी लेस देन 0 है, और इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेटोकोटिक। ठीक है, तो यह है मेसोकोटिक, यह है लेप्टोकोटिक, और सॉरी प्लेटोकोटिक, और यह है लेप्टोकोटिक। तो लेप्टोकोटिक कर्व में पीक्डनेस ज्यादा होता है, प्लेटोकोटिक कर्व कैसा होता है? फ्लैट होता है, और मेसोकोटिक कर्व जो है बिल्कुल बेल शेप का कर्व होता है, यानी कि परफेक्ट बेल शेप्ड कर्व होता है। तो इस तरह से हम लोग कुर्टोसिस से जो फ्लैटनेस है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हम लोग बता पाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।